हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेजिस्टेंस देखेंगे। रेजिस्टेंस के साथ साथ रेजिस्टेंस किन किन कारकों पर निर्भर करता है, मेनली टेम्परेचर, और उसके अलावा कार्बन रजिस्टर, उनकी कलर कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो रेजिस्टेंस स्टार्ट करने से पहले एक बार रेजिस्टेंस की एनालॉजी देखते हैं। ये देखिए, ये अपना एक सर्किट है, ठीक है, फिजिकल सर्किट है। ये पाइप है, इसके अंदर ये मार्बल बॉल्स हैं। मैं इन बॉल्स को उठा के यहाँ रखता हूँ, जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर ले जाने का काम बैटरी करती है। वो यह काम मैं कर रहा हूँ। ये बॉल मैंने यहाँ रख दी। ये बॉल यहाँ से फ्री मोशन करते हुए नीचे की तरफ आएगी और वापस ये सर्किट यूँ ही चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जो मार्बल बॉल्स हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो नोब्स नज़र आ रही हैं आपको, ये इसके पाथ में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। इस अवरोध को ही अपन क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी कंडक्टर के अंदर ये जो नोब्स हैं जो अपोज कर रहे हैं इसके फ्लो का, वो पॉजिटिव आयन होते हैं। उन पॉजिटिव आयनों से फ्री इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं। यहाँ पर इन नोब्स से ये मार्बल्स टकरा रहे हैं, ठीक है, जिससे इनकी स्पीड कम हो रही है। इसी तरीके से वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाती है, जिससे करंट की वैल्यू कम हो जाती है। ओके, अब अपन सर्किट में देखते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन, property of material which oppose the flow of electrons called resistance। पदार्थ का वह गुण जो उसमें धारा के प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है ना। शब्द क्या है? विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। अब ये विरोध किस तरह से करता है उसको पहले अपन थोड़ा समझ लेते हैं। तो मैं कॉपर वायर के बारे में बात करूंगा। तो कॉपर का जो परमाणु क्रमांक है, कॉपर के एक परमाणु को लेते हैं, उसका परमाणु क्रमांक 29, अर्थात उसमें प्रोटॉन की संख्या 29 और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है? 29। अब वो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से उसके कोश में भरे जाएंगे वो अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये देखिए, ये है डायग्राम, ये इसकी नाभिक है, ठीक है, जिसमें 29 प्रोटॉन है, या न्यूट्रॉन 35 होते हैं, वो मैटर अलग है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 29 है। तो ये इसका फर्स्ट सेल है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। नाम क्या है इनके? के, एल, एम और एन। फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, सेकंड में 8 हैं, थर्ड में 18 हैं और फोर्थ में सिर्फ कितना है? 1 है। तो जो लास्ट आउटर सेल होता है, आउटर सबसे बाहर वाला सेल, उसको बोलते हैं वैलेंस सेल। वैलेंस सेल संयोजी कक्ष। और उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन को, उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। यही अपना फ्री इलेक्ट्रॉन है जो फ्रीली मूव कर सकता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों है? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सबसे कम है, ठीक है। इसलिए ये यहाँ से इजीली मुक्त हो सकता है और आराम से पूरे मेटल के अंदर घूम सकता है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 28। जबकि प्रोटॉन कितने रहने वाले हैं? 38। तो प्रोटॉन पर धनावेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, तो धनावेश ज़्यादा बच जाएगा, ऋणावेश कम हो जाएगा। तो अब अपना एटम उदासीन नहीं रहने वाला है, अब अपना एटम क्या हो जाएगा? धनायन बन जाएगा, ठीक है ना। तो जो मैंने यहाँ पर आपको धनायन पॉजिटिव सिंबल बनाए हुए हैं, ये क्या है? कॉपर के धनायन है। और ये जो रेड पेन से दिखाया गया है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब जब मैं इस कंडक्टर पर ईएमएफ अप्लाई करता हूँ बैटरी से, तो इनके ऊपर एक फोर्स जनरेट होता है और ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे? देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव चार्ज किस पर है? इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा। और ये वाला जो प्लेट है, नेगेटिव प्लेट, ये रिपेल करेगा, मतलब इन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, फील्ड विल्ड की बात नहीं करेंगे अपन। ओके, तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो इनका पाथ एकदम इस खुला हुआ पाथ नहीं है कि ये यहाँ से गए और सीधे इधर आ गए। इनके बीच में क्या आ रहे हैं? धनायन आ रहे हैं। तो ये धनायनों से टक्कर करेंगे। धनायनों से टक्कर के कारण इनकी स्पीड परिवर्तित होगी, ठीक है ना। तो इन टक्कर के कारण, ये जो टक्कर है ना, यही अपोजिशन है और यही प्रतिरोध का कारण बनता है, ठीक है ना। यही प्रतिरोध का कारण है। तो प्रतिरोध का मेन कारण क्या हुआ? फ्री इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से टक्कर। ओके, तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर, धारा प्रवाह के विरोध का मुख्य कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स की पॉजिटिव आयन से टक्कर है। ओके, तो ये हो गया रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का सिंबल देखते हैं। ये देखो, जिगजैग इस तरीके से सिंबल होता है रेजिस्टेंस का। यूनिट क्या होती है? ओम, जिसका सिंबल ये ओमेगा वाला सिंबल है ना। ये ग्रीक एक वर्ड है, वहाँ से आया है।
तो एक ग्रीक साइंटिस्ट हुए थे अपने, जर्मन साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था जॉर्ज सिमन ओम। उनके नाम पर अपन ने इसकी यूनिट रखी है। वो बहुत बड़े भौतिकविद थे। उन्होंने ही अपना ये जो ओम्स लॉ अपन पढ़ते हैं, उन्होंने ही बताया था वी, आई और आर के बीच का रिलेशन, इसलिए उनके नाम पर ये अपन ने यूनिट रखी है। ओके, अब देखेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये देखिए, प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ मैंने 4 कारक लिखे हैं। लंबाई पर निर्भर करता है, सेकंड अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, थर्ड पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और फोर्थ तापमान पर निर्भर करता है। इन 4 चीज़ों पर निर्भर करता है। तो अब 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले लंबाई पर। ओके, तो जैसे जैसे वायर की लंबाई बढ़ती जाती है, प्रतिरोध बढ़ता जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिशन बढ़ता जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो इसको मैंने लैंग्वेज के रूप में लिखा है, प्रतिरोध वायर की लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती होने का मतलब यदि ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। समानुपाती का मतलब ये होता है, तो लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। सेकेंड पॉइंट, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, अर्थात अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रतिरोध वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या डिसाइड करता है? मोटाई। वायर जितना मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। मोटे वायर में से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बहुत आसान होता है ना, इजीली फ्लो कर जाएगा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसलिए यहाँ व्युत्क्रमानुपाती वाला रिलेशन हो गया। जैसे जैसे ए बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन क्या होता है, जैसे ए बढ़ेगा वैसे वैसे आर कम होगा। ए का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये अपने न्यूमेरिकल में काम आएगा। ओके, आर क्या है? रेडियस ऑफ कंडक्टर, जो व्यास की आधी होती है। अब इन दोनों को यदि अपन एक साथ लें तो आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए आता है, और यदि समानुपाती को हटा के इक्वल का चिन्ह लगाएंगे तो अपन एक समानुपाती कांस्टेंट रो का यूज करेंगे। तो आर इजकल्स टू रो एल अपॉन ए। यहाँ रो क्या है? रजिस्टिविटी है, इसको हिंदी में प्रतिरोधकता कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। एल वायर की लंबाई है इन मीटर, ए वायर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है इन मीटर स्क्वायर। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है पदार्थ की प्रकृति पर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2 वायर हैं, दोनों की लंबाई भी बराबर है, दोनों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी बराबर है, लेकिन मैं मल्टीमीटर से चेक करता हूं तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग आता है। क्यों? क्योंकि एक वायर कॉपर का है, दूसरा वायर एल्यूमिनियम का है। तो यदि पदार्थ अलग अलग हो गए तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों पदार्थों की रजिस्टिविटी अलग अलग है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि आप किस पदार्थ का वायर ले रहे हैं। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है तापमान। मेटल के केस में यदि मैं बात करूं तापमान की, तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है प्रतिरोध बढ़ता जाता है। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व या कंडक्टेंस कहते हैं, अर्थात G इक्वल्स टू 1/r होता है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रम होता है। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो 1/ओम को अपन लिखते हैं मोह। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट तो होगी ओम और कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? मोह। ये ध्यान रहे, ये कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी नहीं है। तो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, कंडक्टिविटी नहीं। याद रखने वाली बात है। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रतिरोधकता। जो ये रो अभी देखा था ना, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, तो वहाँ रो क्या है? रो है प्रतिरोधकता या रजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको रो से लिखते हैं। ये किसी भी पदार्थ का गुण है, और याद रहे ये हर पदार्थ का फिक्स होता है। जैसे कॉपर की बात करूं तो कॉपर के केस में ये 1.68 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर ये होता है। अब ये वैल्यू फिक्स है, ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यदि टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो ये वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज ये कॉपर के अंदर फिक्स रहेगा। अब आपको कोई कहे कि कॉपर का वायर इतना लंबा है, इतना मोटा है, तो बताओ रजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कॉपर का है तो वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू है। एल्यूमिनियम का तो एल्यूमिनियम के केस में अलग वैल्यू है, जैसे 2.44 के आसपास कुछ होती है इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर, तो वो फिक्स है। तो याद रहे कि ये पदार्थ टू पदार्थ वेरी करती है और ये हर पदार्थ की अपनी फिक्स वैल्यू होती है। इसको निकालने का एक तरीका है, वो भी बात करेंगे ना। तो एक्चुअल में ये क्या होती है कि कोई मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का कितने स्ट्रोंगली अपोज कर रहा है ना, ये उस चीज़ को डिनोट करती है प्रतिरोधकता। ओके, अब अपन देखते हैं
कि प्रतिरोधकता को अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लो मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मुझे कॉपर की प्रतिरोधकता बताओ कि कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होगी, तो अब आप नेट पर सर्च करके बता दोगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ लेबोरेटरी में मेरे को फिजिकली दिखाओ कि एक्चुअल में ये वैल्यू आई। तो अब आप क्या करोगे, आप कॉपर का एक वायर लेंगे, उसकी लंबाई 1 मीटर, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। बस क्वालिटी ये 1 मीटर लंबा होना चाहिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अब आप मल्टीमीटर लेके आओगे, मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस की मेजरमेंट पर सेट करोगे, उसका रेजिस्टेंस मेजर कर लोगे, उसका रेजिस्टेंस मेजर किया और आपको पता चला कि उसका रेजिस्टेंस 1.68 इंटू 10⁻⁸ आया है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये इसकी प्रतिरोधकता है। मैं कहूँगा किसकी? आप पूछोगे कि सर ये वायर किसका था? मैंने कहा कॉपर का। तो ये कॉपर की प्रतिरोधकता है सर ये। तो ये हुआ प्रतिरोधकता निकालने का तरीका। ठीक है, तो यदि वायर की लंबाई 1 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस वायर का प्रतिरोध उस जिस पदार्थ से ये प्रतिरोध बना है, वायर बना है, उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। ठीक है ना, देखो R इजकस टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। यहाँ देखो R इजकस टू होता है रो एल अपॉन ए। यहाँ मैंने एल की वैल्यू क्या रख दी 1, ए की वैल्यू भी क्या रख दी 1, तो ये दोनों तो हट गए, तो आर बराबर क्या बचा रो। इस केस में रजिस्टेंस रजिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा। तो जो रजिस्टेंस अपन ने मेजर किया है वो उस पदार्थ की रजिस्टिविटी कहलाती है। तो इस वायर का प्रतिरोध उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाएगी जिससे यह वायर बना है। तो ये हो गया प्रतिरोधकता निकालने का तरीका। और आप इसको डेफिनेशन में भी लिख सकते हो, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसके 1 मीटर लंबे वायर तथा 21 मीटर स्क्वायर के अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल के वायर के रेजिस्टेंस के बराबर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं इसको। ओके, अब बात करते हैं रजिस्टिविटी की यूनिट की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, बहुत बार पूछा जाता है। तो अपन ड्राइव कर लेते हैं। R इजकस टू होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है, यहाँ से रो की वैल्यू निकालो, एक को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, एल को यहाँ डिवाइड कर दो, तो R इंटू ए डिवाइड बाई एल, ये रजिस्टिविटी हो गई। R की यूनिट क्या होती है ओम, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर, अपॉन लंबाई मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ओम इंटू मीटर। तो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, अर्थात रजिस्टिविटी का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। ठीक है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता केवल और केवल किस पर डिपेंड करती है, तापमान पर। बाकी कोई भी चीज़ से आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे, आपको नहीं बनना है। मेटेरियल की फिक्स होती है, सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, तापमान पर। अब तापमान पर डिपेंड करती है रजिस्टिविटी, और रजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है रजिस्टेंस। तो इनडायरेक्टली रजिस्टेंस भी टेम्परेचर से इफेक्टेड हो गया है। ठीक है, तापमान से रजिस्टिविटी परिवर्तित होती है, इसलिए रजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज आता है। ओके, प्रतिरोधकता रो जिसको बोलते हैं, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो आर के व्युत्क्रम, रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम को क्या कह रहे थे, कंडक्टेंस कह रहे थे। ठीक है ना, चालकता कह रहे थे। यहाँ ध्यान दो, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं, जिसको सिग्मा से लिखते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन रो। रो की यूनिट क्या निकल के आई थी, ओम इंटू मीटर। तो 1 अपॉन, देखो यहाँ 1 अपॉन ओम इंटू मीटर। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 1 अपॉन ओम को क्या लिख सकते हैं, म्हो। तो ये तो हो गया म्हो, 1 अपॉन ओम तो, और 1 अपॉन मीटर इसको नीचे रहने दो, तो ये यूनिट होगी म्हो पर मीटर। तो ये यूनिट होगी म्हो पर मिनट मीटर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाएगा कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, म्हो पर मीटर, और ये किसके व्युत्क्रम के बराबर है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर है, याद रहे। अब कुछ मैं रजिस्टिविटी बताता हूँ मटेरियल्स की, वो आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होती है? अच्छा, अब उल्टा सोचो, सबसे अच्छी चालकता, प्रतिरोधकता का उल्टा क्या है, चालकता। सबसे अच्छी चालकता किसकी, अर्थात दुनिया का सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, सिल्वर, अर्थात चांदी। तो इसकी रजिस्टिविटी सबसे कम होगी। ठीक है, वैल्यू क्या है 1.59 इंटू 10⁻⁻8। देखो 10⁻⁸ तो सब में सेम है, तो ये तो अलग से याद रख लेना, बाकी आगे आगे वैल्यू वाली याद रखनी है। और यूनिट ओम इंटू मीटर, सबसे कम।
ठीक है। उसके बाद नंबर आता है कॉपर का। ये 1.68 और 1.72 दो में पाई जाती है। नॉर्मल कॉपर है या इनेल्ड। इनेल्ड का मतलब कि आप उसको पहले गर्म पिघला दो गर्म कर करके, और फिर धीरे 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 उसको ठंडा करो, जिससे उसमें स्ट्रेस और जो हार्डनेस टफनेस हो वो खत्म हो जाएगा ना, उसको बोलते हैं इनेल्ड करना, है ना। इनेलिंग प्रोसेस होता है, तो इनेल्ड कॉपर कहलाएगा। ओके। फिर थर्ड जो नंबर आता है कॉपर के बाद में, दोनों कॉपर ही हो गए, थर्ड नंबर जो आएगा फिर गोल्ड का आएगा, फिर उसके बाद नंबर आता है एल्यूमिनियम का। ठीक है। तो गोल्ड का 2.44 होता है, एल्यूमिनियम की होती है 2.82 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। 10⁻⁻8 तो सब में कॉमन है, बस आगे वाली डिजिट याद करनी है। सिल्वर की 1.59, कॉपर की 1.68 हो गई, गोल्ड की 2.44 हो गई और एल्यूमिनियम की 2.82। और यूनिट क्या है सबकी? ओम इंटू मीटर। रजिस्टिविटी की यूनिट ओम इंटू मीटर होती है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर यही आता है कि सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होती है? चांदी की। सबसे अधिक चालकता किसकी होगी? चांदी की। इसका उल्टा होता है, रो का उल्टा सिग्मा होता है, प्रतिरोधकता उल्टा चालकता होता है। तो जो सबसे कम प्रतिरोधकता है वो सबसे अधिक चालकता होगी। दोनों केस में चांदी आ जाएगा आंसर। ओके। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। टेम्परेचर के इफेक्ट देखेंगे रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पर। तो अपन ने देखा था, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट होता है रजिस्टिविटी पर, मेन इफेक्ट रजिस्टिविटी पर आता है, और रजिस्टिविटी की वजह से इफेक्ट किस पर चला जाता है? फिर रेजिस्टेंस पर चला जाता है। ओके। तो फर्स्ट केस है मेटल का, कि मेटल के केस में क्या होता है। ओके, देखो ध्यान से। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो पॉजिटिव आयन थे, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पॉजिटिव आयन बनते हैं। तो ये पॉजिटिव आयन थे, ये वाइब्रेट करने लगते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये इनका वाइब्रेशन बढ़ेगा, इन पॉजिटिव आयंस का वाइब्रेशन बढ़ेगा। अब इनके बीच से कौन पास हो रहा है? इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब पहले तो ये अपनी जगह पे आराम से बैठे थे, तो इलेक्ट्रॉन आराम से इनके बीच में से चले जा रहे थे, थोड़ी बहुत कम टक्करें हो पा रही थी। लेकिन अब जैसे जैसे इनके टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इनका वाइब्रेशन बढ़ता जाता है, ये यूं 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 इस तरीके से वाइब्रेट करने लगते हैं। वाइब्रेशन जब बढ़ेगा तो जो टक्करें हैं इलेक्ट्रॉनों की आयनों से वो बढ़ेंगी, और टक्कर बढ़ेंगी तो सिंपल सी बात है रजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ मैंने वही सब चीज़ें लिखी है कि वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इंक्रीज। पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो गया, वाइब्रेशन इंक्रीज हो गया, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव आयन के साथ टक्कर बढ़ जाती है। फलस्वरूप मेटल की रजिस्टिविटी तथा रजिस्टेंस इंक्रीज हो जाते हैं। अर्थात टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रजिस्टिविटी इंक्रीज हुई, रजिस्टिविटी इंक्रीज हुई तो रजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो यदि टेम्परेचर बढ़ने से रजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। ये आपसे पूछा जाता है। और अल्फा क्या है यहाँ पर? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि कितना परिवर्तित होता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ में। ठीक है। तो ये देखिए, R0 इजकस टू 1 ओम, डेल्टा T इजकस टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेरे पास एक वायर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अभी मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बैठा हूँ, उसका रजिस्टेंस है जो 1 ओम है। ठीक है, कंडीशन है 1 ओम। अब मैं टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देता हूँ। डेल्टा T का मतलब तापमान में परिवर्तन। मैं कितना कर रहा हूँ? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात पहले मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, अब मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच गया, तो कुछ रजिस्टेंस बढ़ेगा। मेटल है, थोड़ी देर पहले ही देखा था, तो रजिस्टेंस बढ़ेगा। अब ये जो रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट हुआ है, जो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, उसको मैं बोलता हूँ अल्फा नोट। इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज अल्फा नोट, और इसी अल्फा को क्या कहते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब कंडीशन समझ में आई? ये अल्फा कब की बात है, कब की कंडीशन होती है? जब रेजिस्टेंस की वैल्यू हो 1 ओम और तापमान में जो परिवर्तन है वो किया जाए 1 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो उस प्रतिरोध के प्रतिरोध में, है ना, उस रजिस्टर के प्रतिरोध में जितना परिवर्तन आएगा उसको उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। अगेन एक बार, 1 ओम की रेजिस्टेंस का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तन करने पर उस रजिस्टर के वैल्यू में जितना परिवर्तन आता है उसको उस रजिस्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं।
जिसको अपन अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, कंडीशन आर की वैल्यू 1 ओम और डेल्टा टी मतलब परिवर्तन इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। उस कंडीशन में इस रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस प्रतिरोध में जितना परिवर्तन आता है, प्रतिरोध की वैल्यू में जितना परिवर्तन आता है, उसको अपन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब हम बात कर रहे थे 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने की। यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर रहे थे तो इंक्रीमेंट रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट कितना आया, थोड़ी देर पहले लिखा था अल्फा नॉट। ठीक है, लेकिन यदि 1 डिग्री की बजाय मैं कुछ भी लूँ, 5 डिग्री 10 डिग्री, तो मैंने डेल्टा टी लिख दिया। डेल्टा टी इंक्रीमेंट हो टेम्परेचर में तो रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट कितना होगा, तो अल्फा नॉट इंटू डेल टी, अल्फा नॉट इंटू डेल टी इंक्रीमेंट होगा। ओके, ठीक है यहाँ तक। अब ये बात तो थी जब मैंने 1 ओम रेजिस्टेंस लिया था। अब मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर दूँ। ये केस कब था, जब 1 ओम का रेजिस्टेंस था, उसके अंदर परिवर्तन की बात थी। अब यदि 1 ओम इज इंक्रीज बाई अल्फा नॉट इंटू डेल टी, यदि मैंने रेजिस्टेंस ले लिया आर नॉट ओम, ठीक है ना, आर ओरिजिनल ओरिजिनल है, आर ओरिजिनल ओम, आर नॉट ओम, तो अब इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, तो 1 ओम में इंक्रीमेंट हो रहा था अल्फा नोट इंटू डेल टी, तो आर नोट में हो जाएगा आर नोट इंटू अल्फा नोट इंटू डेल टी। ठीक है, तो ये हुआ है इंक्रीमेंट, इतना ही वैल्यू इंक्रीज हुई है। ठीक है ना, ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी आर नोट, तो टोटल कितना हो गया आर नोट प्लस इंक्रीमेंट, आर नोट इंटू अल्फा नोट इंटू डेल टी। तो यहाँ से आर नोट को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो वैल्यू आ गई 1 प्लस अल्फा नोट इंटू डेल टी। तो यहाँ से अल्फा नोट की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। कैसे, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, अंदर आर नोट प्लस आर नोट 1 से किया तो आर नोट ही आ गए, प्लस आर नोट इंटू अल्फा नोट इंटू डेल टी बराबर आर टी। इसको इधर भेज दो तो आर टी माइनस आर नोट हो गया, आर टी माइनस आर नोट, अल्फा नोट को यहीं रखो। ठीक है, आर नोट डेल टी को इसके नीचे भेज दो, आर नोट डेल टी को नीचे भेज दो, तो अल्फा नोट की वैल्यू आई आर टी माइनस आर नोट डिवाइड बाई आर नोट इंटू डेल टी। देखो ये तो रेजिस्टेंस है, ये भी नीचे अकेला रेजिस्टेंस है, तो ओम से ओम तो कैंसिल हो गया, बच क्या गया टेम्परेचर। तो इसको लिख दिया 1 अपॉन टेम्परेचर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसकी यूनिट क्या होगी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ओके। अब मैं इसका ना एक ऐसा फॉर्मूला बताता हूँ जो आप सीधा यूज करो किसी भी न्यूमेरिकल में और फट से आंसर पाओ। ठीक है, तो ये देखो आर टी टू इज इक्वल्स टू आर टी वन इंटू 1 प्लस अल्फा टी वन इंटू टी टू माइनस टी वन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। मैंने डेल टी की जगह क्या लिख दिया यहाँ पर टी टू माइनस टी वन। टी टू पर मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है, टी वन पर मेरे को रेजिस्टेंस दिया हुआ है, टी वन पर मेरे को अल्फा की वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है ना, टी टू माइनस टी वन मेरे को दिया हुआ है, तो ये वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो देखो मैं अभी बता दूं कि यहाँ कौन सी चीज़ क्या यूज की है। यहाँ आर टी टू क्या है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी टू, आर टी वन क्या है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी वन डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फा टी वन क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट टी वन डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस मैं रखूँगा, जिस टेम्परेचर का रेजिस्टेंस रखूँ, जैसे टी वन टेम्परेचर पर ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ जो अल्फा की वैल्यू रखूँगा ना वो भी इसी टेम्परेचर वाली रखूँगा। देखो ये टी वन सेम वैल्यू रखनी है, यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके। अब आगे देखो यहाँ मैंने क्या किया है, चलो पहले मैं इसका एक न्यूमेरिकल दिखाता हूँ आपको, है ना, ज़्यादा समझ में आएगा। सीरीज न्यूमेरिकल, ये एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में आपके सामने क्वेश्चन है कि एक कोइल है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, 100 ओम है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस कोइल के रेजिस्टेंस की, कितने डिग्री पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। दिया क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है, और कहाँ दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो अल्फा है उसकी वैल्यू है 0.0039, और यूनिट क्या होती है पर डिग्री सेंटीग्रेड, वो अपने को दी हुई। तो जो गिवन है सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं अपन उसको ही लिखते हैं। तो R20 अर्थात 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या 20 लिखने का मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम में दिया हुआ है।
40 डिग्री पर जो रजिस्टेंस है उसकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। अर्थात T1 की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 पे वैल्यू दी हुई है, T2 पर अपने को निकाल ली 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और अल्फा 20 ये अपने को दिया है, अर्थात टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड अपने को वैल्यू दी हुई है 0.0039 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये वैल्यू अपने को दी हुई है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है RT2 इज इक्वल्स टू RT1 इंटू 1 प्लस अल्फा T1 इंटू T2 माइनस T1, ये अपना फॉर्मूला है सिंपल। RT2 की वैल्यू कितनी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैल्यू निकालने, तो R40 लिख दिया मैंने इसको, ये सफिक्स में लिख रहा हूँ बस, ये नाम है R40 है तो ये रेजिस्टेंस ही, ठीक है ना, इसको गुणा भाग ऐसा कुछ मत समझना, ये इसका नाम हो गया, ये रेजिस्टेंस इसका नाम है R40, बस इतना सा है। ये R20 अर्थात 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालना वैल्यू 1 प्लस अल्फा T1 की वैल्यू 20, तो अल्फा 20 मतलब ये है तो ये अल्फा ही, लेकिन इसका नाम अल्फा 20 हो गया। T2 की वैल्यू कितनी 40 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 की वैल्यू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो R40 की वैल्यू तो निकालनी मेरे को, R20 मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस वैल्यू दी हुई है 100 रख दिया, 1 प्लस अल्फा 20 की वैल्यू 0.0039 सॉरी अल्फा 20 की वैल्यू 0.0039, 40 माइनस 20 करेंगे तो 20, मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ऐड किया और सोल्व किया, तो वैल्यू कितनी निकल के आई R40 पर वैल्यू आई 107.8 ओम। अब देखो R20 पर इसकी वैल्यू कितनी थी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी वैल्यू कितनी थी 100 ओम, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी वैल्यू कितनी होगी 107.8 ओम, 7.8 ओम का इंक्रीमेंट हो गया है। कितना डिग्री रेजिस्टेंस बढ़ाने पर 20 डिग्री रेजिस्टेंस बढ़ाने पर, तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि मेटल के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। ओके, यहाँ देख सकते हैं टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ा है तो रेजिस्टेंस बढ़ा है, और रेजिस्टेंस बढ़ा है तो अल्फा की वैल्यू को क्या कहेंगे हम पॉजिटिव। ठीक है, इफ़ अल्फा इज हाई इट मीन्स, यदि अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है, किसी के लिए अल्फा की वैल्यू 0.0039 है, किसी के लिए 0.0052 होगी, किसी के लिए 0.0062 होगी, तो यदि अल्फा की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में परिवर्तन जो है वो अधिक होगा। तो हम चाहते हैं कि अल्फा की वैल्यू कम से कम हो, ताकि किसी भी मेटल पर रेजिस्टेंस का जो प्रभाव है वो कम से कम हो, रेजिस्टेंस के बढ़ने से और रेजिस्टेंस के कम होने से इफेक्ट ना पड़े रेजिस्टेंस पर, प्रतिरोध की वैल्यू पर। ओके, तो ये तो था मेटल। सेकंड बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होता है। क्यों होता है रेजिस्टेंस कम, देखो दो बात होती हैं, यदि रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ता है तो एक तो आयन वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है, फर्स्ट केस जो अपन ने पहले डिस्कस कर लिया। सेकंड केस क्या है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ने लगते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं, तो यहाँ पर वो फैक्टर मेन होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगती है। अब यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी इसका मतलब रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, कैसे देखो I इक्वल्स टू क्या होता है NeAVD, पढ़ाया था मैंने ये फॉर्मूला। तो यह N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो करंट बढ़ गई, करंट बढ़ रही है इसका मतलब क्या है रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, अब यहाँ देखो दो फैक्टर थे, एक तो पॉजिटिव आयन वाइब्रेट कर रहे हैं, टक्करों की संख्या बढ़ रही है इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन सेकंड केस देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है इसलिए रेजिस्टेंस कम होगा। अब चीज़ दोनों हो रही है, रेजिस्टेंस बढ़ भी रहा है, रेजिस्टेंस कम भी हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है तो वो देखना पड़ेगा कि इनमें इफेक्ट कौन सा ज़्यादा कर रहा है। तो फर्स्ट जो इफेक्ट है वो कम है, सेकेंड इफेक्ट है वो ज़्यादा है, मतलब ये चीज़ ज़्यादा हो रही है, अर्थात फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अर्थात रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो रहा है, बट थोड़ा कम रहा है। ठीक है ना, मतलब ये वाला इफेक्ट ज़्यादा है और ये वाला इफेक्ट कम है, तो अल्टीमेटली टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं तथा रेजिस्टिविटी को कम कर देते हैं। तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस कम हो रहा है, इसलिए अल्फा की वैल्यू क्या हो गई नेगेटिव। तो सेमीकंडक्टर के केस में अल्फा की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। ओके, अब देखते हैं इंसुलेटर। सेम चीज़ है इंसुलेटर में, जैसे ही अपन सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे वैसी ही बात इंसुलेटर के केस में, यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ने के साथ फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इसलिए रेजिस्टेंस क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा,
रजिस्टिविटी इसमें भी कम होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। टेम्परेचर बढ़ने के साथ यदि रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ओके, नेक्स्ट है अलॉय। अलॉय का मतलब मिश्र धातुएं, जैसे पीतल है, कांसा है, यूरेका है। ओके, इन केस में टेम्परेचर बढ़ने के साथ या कम होने के साथ इनके रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब मैं स्ट्रोंगली इस बात को ऐसे नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत पड़ता है, बिल्कुल हल्का सा पड़ता है, नगण्य मान सकते हैं उसको, इतना प्रभाव पड़ता है। लेकिन हल्का सा पूछो कि पड़ता है तो सर क्या होगा, तो हल्का सा जो इफेक्ट पड़ता है उसमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसका रेजिस्टेंस हल्का सा बढ़ता है, लेकिन आप उसको नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इनका उपयोग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से इनका रेजिस्टेंस परिवर्तित नहीं होता है, तो इनको एज ए मानक के रूप में अपन यूज करते हैं। ठीक है ना, कैलिब्रेशन के अंदर इनके काम आता है। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? विद्युत अपघट्य, जो अपन सेल्स के अंदर, बैटरी के अंदर भरते हैं। जैसे अपन जो एसिड बैटरी होती है उसमें H2SO4 भरते हैं। ठीक है, H2SO4 जो टूटता है दो आयनों में, H+ और SO4- में टूटता है। ठीक है ना, तो इस केस में क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो अपना अपघट्य है वो थोड़ा पतला हो जाएगा। अपघट्य पतला होगा तो उसकी विस्कोसिटी, क्षमता, मतलब गाढ़ापन कम हो जाएगा। उसमें गाढ़ापन कम होगा तो यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं होता है, यहाँ पर आयनों का मूवमेंट होता है। यहाँ H+ और SO4- मूव करते हैं। ठीक है ना, तो इनका मूवमेंट आसान हो जाएगा। मूवमेंट आसान हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो विद्युत अपघट्य पतला होगा, विद्युत अपघट्य पतला हो जाएगा तो H+ और SO4- आसानी से मूवमेंट कर पाएंगे। तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम हो रहा है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, इसका मतलब अल्फा क्या है, नेगेटिव। तो विद्युत अपघट्य में भी अल्फा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि मेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, अर्थात उसका प्रतिरोध ताप गुणांक पॉजिटिव है। सेकंड केस देखा था अपन ने सेमीकंडक्टर का, वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो रहा था। उसका मेन वजह थी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना। टेम्परेचर बढ़ने के साथ फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगती है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस कम होने लगता है। ओके, तो उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो रहा था, अर्थात वहाँ अल्फा नेगेटिव हो गया। ठीक है, थर्ड केस था इंसुलेटर्स का। इंसुलेटर के केस में भी जस्ट सेमीकंडक्टर की तरह ही होता है। वहाँ भी टेम्परेचर बढ़ने के साथ फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगती है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगा और अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। थर्ड केस था अलॉयज का। अलॉयज के अंदर टेम्परेचर बढ़ने से नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है, लेकिन उस नेग्लिजिबल की बात भी करें तो अल्फा वहाँ पॉजिटिव ही है, याद रखना। और इसीलिए अलॉयज का उपयोग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, मानक रेजिस्टेंस बनाने में किया जाता है। फोर्थ पढ़ा है अपने इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में टेम्परेचर बढ़ने के साथ थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट पतला हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट पतला होगा तो यहाँ जो मूवमेंट है ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नहीं है, यहाँ मूवमेंट किसका है, आयंस का है। ठीक है ना, तो यहाँ आयंस इजीली मूवमेंट कर पाएंगे, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस